अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब में सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 27 लेफ्टिनी की मुश्किलें, आज इसे पढ़ने जा रहे हैं। जो मुसन्निफ़ की खुद नविश्त है, खुद मुसन्निफ़ ने इसे लिखा है। जो हालात उनके ऊपर आए थे, जो उन्होंने ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखा, जो चीज़ें उन्होंने की है, उसको एक अच्छे अंदाज में पेश करने की फिक्र की है, कोशिश की है, जिसको हम लोग तंज़ो मिज़ानिगारी भी कहते हैं। सबक नंबर 5 है लेफ्टिनी की मुश्किलें। मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद खान। अब आइए देखते हैं पेज 10 में क्या लिखा हुआ है। तंज़ो मिज़ा को तख्लीकी अदब में एक अहम मकाम हासिल है। उर्दू नज़म व नसर की मुख्तलिफ असनाफ में तंज़ो मिज़ा के उम्दा नमूने पाए जाते हैं। तंज़निगार मुआशरे की इस्लाह की गरज से जिंदगी की बुलअजबी तज़ादात और समाजी बुराइयों को तंज़ का निशाना बनाता है। यह बताने की कोशिश की गई है कि तंज़ व मिज़ा निगार जो रहता है, जो अपनी तख्लीकात या अपने मज़ामीन जब पेश करता है, तो समाज में पलने वाली बुराइयों को ऐसे अंदाज में पेश करता है कि पढ़ने वाला पहले तो मुस्कुरा देता है, लेकिन बाद में उसको हकीकत का पता चलता है और खुद उस बुराई को, जो बुराई फैली हुई है, उसको बंद करने की फिक्र करता है। तंज़ और मिज़ा में बड़ा लतीफ फर्क पाया जाता है। मज़ा में आम तौर पर तनकीद या दिल आजारी का कोई पहलू नहीं होता, लेकिन हंसी समाज को नामुनासिब हरकत से रोकने का जरिया साबित होती है। अक्सर मिज़ानिगार का अपनी जात पर हंसना उन लोगों के लिए तंज़ साबित होता है जो इन्हीं हालात का शिकार है। अदब में तंज़ व मिज़ा दिलचस्पी और तफरी तबा तक महदूद नहीं है। जुबान का तख्लीकी इस्तेमाल ज़रीफ़ाना अदब की एक अहम खूबी है। अब बार बार एक लफ्ज़ ज़रीफ़ या ज़रीफ़ाना आएगा, इसका मतलब होता है हंसने हंसाने वाला, ज़रीफ़ाना अंदाज, हंसने हंसाने वाला अंदाज। अब यहाँ बताया गया है कि तंज़ व मिज़ा निगार जो होता है, ऐसे जुमले, ऐसे कलमात पेश करता है कि वो नश्तर की तरह काम करते हैं। जो लोग उस बुराई में मुलव्वस है, उन बुराई में मुलव्वस होने वाले लोगों के लिए ये एक नश्तर का काम करता है, और जब ये बात उन तक पहुंचती है तो वो अपनी बुराई या बुरे अमाल से तौबा कर लेते हैं। मसरत व बसीरत, नाहमवारियों का एहसास और नामुताबिकत का शऊर फ़काहिया अदब के मुताले का हासिल है। अब फ़काहिया एक लफ्ज़ नया आया। फ़काहिया लफ्ज़ जो है, उसके माने होते हैं कि तंज़ व मिज़ा जिसमें हंसी आती हो। रतननाथ शरशार, मुल्ला रमोजी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी, मिर्जा फरतुल्ला बैग, कन्हैया लाल कपूर, फिक्र तोनसवी, अजीम बैग चुगताई, शौकत थानवी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, इब्ने ईशा, कर्नल मोहम्मद खान और मुश्तबा हुसैन उर्दू के चंद मशहूर तंज़ व मिज़ा निगार है। अब यहाँ कुछ मिज़ा निगारों के नाम बताए गए। अक्सर मुश्तबा हुसैन और मुश्ताक अहमद यूसुफी, इनके जब नाम आ जाते हैं तो इंसान के चेहरे पर खुद ब खुद तबस्सुम या मुस्कुराहट आती है, क्योंकि इनके मज़ामीन पढ़ने के बाद तंज़ व मिज़ा निगारी का ऐसा कमाल होता है, ऐसी उसलूब इस्तेमाल किया रहता है कि जिसको पढ़ने के बाद हर इंसान मुस्कुराना शुरू कर देता है। सरकारी मुलाजिमत के हर शोबे में तरबियत और तंजीम को बड़ी अहमियत हासिल है। फौज में मुलाजिमत की तरबियत व तंजीम तो दीगर तमाम शोबों की तरबियत से मुश्किल मगर नागुज़ीर समझी जाती है। अब लफ्ज़ नागुज़ीर आया, इसका मतलब होता है जरूरी। अब अलग अलग शोबों में अलग अलग तरबियतें दी जाती है, अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सरकारी शोबों में खास करके फौज में डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, तो फौज में जो डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन के लिए जो चीजें पहले तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, फौजी तरबियत जिसे कहते हैं, जिसको उन्होंने खास मुसन्निफ ने भी उससे हासिल किया था, तो ये एक अलग किस्म की होती है। अंग्रेजों के जमाने में तरबियत खास अंग्रेज हुकूमत के फौजी उसूलों की पाबंद थी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों के राज के दौरान भी हिंदुस्तानियों को फौज में लिया जाता था, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो बहुत कवानीन व ज़वाबित के साथ होती थी।
वाज़ेह रहना चाहिए कि मजाक को सुनने या पढ़ने में इसका फौरी रद्द अमल हंसी कह की सूरत में जाहिर हो जाता है, लेकिन ज़राफ़त फ़काहियत का ऐसा तस्वुर है जो किसी मतन का हिस्सा हो तो पढ़ने वाले को पहले इस पर किसी कदर गौर करना पड़ता है, फिर उसके माने खुलते हैं तो हंसी कहा उसका नतीजा हो सकता है। यानी मज़ाह निगार जो रहता है उसका लिखने का अंदाज ये होता है कि पढ़ने वाला पहले तो पढ़ लेता है, गौर करता है और गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाहिर होती है, लेकिन हकीकत का अंदाजा लगाकर होने वाली बुराइयों को, होने वाली नाइंसाफियों को वो दूर करने की फिक्र करता है। यानी इससे वही लुत्फ और सुरूर हासिल होता है जो इंशाइये के मुताले से मखसूस है। इसीलिए तंज और मिजाज से अदब में ज़राफ़त की मिसालें कामयाब है। अलबत्ता कर्नल मोहम्मद खान की तहरीरों में इसका रंग जगह जगह मौजूद है। यानी कर्नल मोहम्मद खान जो है मुसन्निफ है, इनके जुमलों में ऐसी चीजें मौजूद है जो दिगर तंज व मिजाज निगारों के यहाँ मौजूद नहीं होती है। मसलन ज़ैल के सबक में ऐसे मुतअद्दिद जुमले, ख्यालात और अक़वाल मिलेंगे जिनसे मुसन्निफ ज़राफ़त निगार का मकाम हासिल कर लेता है। ज़राफ़त निगार हंसी हंसाने वाला, हंसी मजाक करने वाला, कहा लगवाने वाला। मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद खान ने यहाँ तरबियत हासिल की। इस सबक के मतन में इसे हल्के फुल्के मज़ाक लेकिन गहरे फिक्री ज़राफ़त के उसलूब में बयान किया गया है। अब बार बार उसलूब भी आएगा, उसकी माने होते हैं तर्ज या फिर अपनी जुबान में ढंग या फिर स्टाइल, तरीका, जिसको तरीका कहते हैं। तर्ज कहेंगे, तरीका कहेंगे, ढंग कहेंगे और एक लफ्ज के लिए आता है अंदाज। उसलूब के लिए अंदाज भी आएगा, तरीका भी आएगा, तर्ज भी आएगा, ढंग भी आएगा और अंग्रेजी में उसको स्टाइल कहते हैं। तो तर्ज, तरीका इनका जो है वो सबसे मुनफरिद था। ये ख्याल के मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था, मगर एक तालिब इल्म जंग में कूदने पर तुल गया। इस जुमले में अपनी तरदीद आप ही नजर आती है। यानी अमन व अमान और जंग में कूदने का तजाद यहाँ महज तजाद नहीं, ऐसी सूरत हाल है कि दूसरी बात तो नाकाबिले कबूल है मगर इसे कबूल करना मजबूरी है। ये ख्याल अमन व अमान पर तंज ही है। यानी ये जो जुमला है जिसमें एक तरफ बताया जा रहा है कि अमन व अमान है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जंग का मैदान है। इसका मतलब यह है कि अमन व अमान नहीं है बल्कि हर तरफ बेचैनी का आलम है और ऐसे वक्त में मैदान में कूदना मजबूरी है। अब आइए जान पहचान में कर्नल मोहम्मद खान इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कर्नल मोहम्मद का 5 अगस्त 1910 ईस्वी को जिला चकवाल के कस्बे बलक्सर पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज चकवाल से किया। उन्होंने 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से इख्तिसादियात में MA की डिग्री हासिल की। अब बार बार हम लोग डिग्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे BA था, अब MA है और आगे बहुत सी डिग्रियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कि BA और MA। तो BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो उन्होंने वहां से MA की डिग्री हासिल की। कर्नल मोहम्मद खान फौज के शोबे तालीम के डायरेक्टर रहे। नीज उन्होंने बरतानवी राज में हिंदुस्तानी फौज में भी काम किया। यानी दौरे हुकूमत को किसका था? अंग्रेजों का दौर था। ऐसे दौर में भी उन्होंने अंग्रेजी दौर में अंग्रेजों की फौज में उन्होंने काम किया और दूसरे जंग अजीम में मशरिक वस्ता और बर्मा के महाज पर भी खिदमत अंजाम दी। कर्नल मोहम्मद खान को तालिब इल्म ही के जमाने ही से तहरीर व तसनीफ का शौक था। बचपन ही से उन्हें पढ़ने लिखने और मुताला करने का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी पहली तसनीफ बजंगे आमद उनके जमाने जंग में गुजारी हुई दास्ताने हयात है। यानी जो किताब उन्होंने लिखी है बजंगे आमद उनके जमाने में जंग में, ये जमाने जंग में गुजारी हुई दास्ताने हयात है। जो हालात जंग के दौरान थे उन्होंने उसमें रकम किए हैं। ज़ेरे नजर मजमून लेफ्टिनी की मुश्किलें इसी किताब से माखूज है। जो किताब है उसी में से कुछ इख्तिबासात, कुछ पैराग्राफ यहाँ दिए गए जिसका हम लोग आज मुताला करने वाले हैं। इनकी दिगर तसानीफ बस अलामत रवि और बस में आराइया शाये हो चुकी है।
23 अक्टूबर 1999 ईस्वी को कर्नल मोहम्मद खां का इंतकाल हो गया। अब हम देखते हैं कि इस सबक के बारे में पढ़ते हैं कि इस सबक में तंज व मिजाज निगारी का किस तरह से उसलूब बयान किया गया, किस अंदाज से अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात को कर्नल मोहम्मद खां ने पेश किया। अब कर्नल जो लफ्ज है, एक ओहदा होता है फौज में, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, मेजर होता है, एक ओहदे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नज्म ज़ब्त के साथ और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ ये तमाम ओहदों पर रहने वाले, फाइज रहने वालों को इन तमाम डिसिप्लिन का एहतिमाम करना पड़ता है। आपने देखे होंगे अपने स्कूल में कि जब मुल्ला मुबीन सर बच्चों को एनसीसी पढ़ाते हैं या बच्चों का एनसीसी पीरियड लेते हैं, तो ग्राउंड में किस तरह से नज्म ज़ब्त के साथ एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है। उन्हीं चीजों को यहाँ इन्होंने बयान करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उनका यूनिफॉर्म होता है, जूते होते हैं, वक्त के कितने पाबंद होते हैं, तो वक्त की पाबंदी का भी यहाँ जिक्र किया गया है। आइए शुरू करते हैं। जनवरी 1940 ईस्वी में हरचंद के पोलैंड और हिटलर के दूसरे हमसाये जर्मन बम्बारों और टैंकों के दरमियान ऐसी पुरसुकून जिंदगी बसर नहीं कर रहे थे। ताहम बाकी दुनिया बफज़ल खुदा खैरियत से थी और हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में तो अंग्रेज की बरकत से इस शिद्दत से अमन बरपा था कि शेर बकरी माँ जुमला हिंदुस्तानियों के एक घाट पानी पी रहे थे। अब ये भी जुमला जो है वो तंजिया है कि आलम कौन सा है, जंग का मैदान है, जंग के हालात है, बेचैनी बेकरारी है, हिंदुस्तानी चाहते हैं हमको आज़ादी मिले, और ऐसे दौर में ये जुमला यहाँ रकम कर रहे हैं मुसन्निफ, तंजिया जुमला है, रकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में हालात बहुत अच्छे थे और इतना अमन अमान था कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे थे। और ये जो ऐसे जो हालात थे, ऐसे हालात हम तारीख की किताबों में पढ़ते भी है और उलमाए कराम से सुनते भी है कि ऐसे हालात जो थे, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे या पीते थे। ये दौर जो था उमर सानी, जिनको उमर सानी कहा जाता है, जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज था, तो इनके जमाने में इनके दौर में ये ऐसे हालात थे कि शेर और बकरी एक साथ एक घाट पे पानी पीते थे और अमन आलम का, सुकून का इतना अच्छा माहौल था, अमन अमान था, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। और वहाँ तंजियन इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है जुमला। चुनाचा सुलह व आश्ती के इस खुशगवार माहौल में किसी को गुमान तक न था कि ऐन इस वक्त मुल्क के एक गोशे में एक अहम जंगी वाक़ये की इब्तिदा हो रही है, यानी लाहौर में एक नौजवान कॉलेज छोड़कर जंग में कूद पड़ने पर तुल गया है। ये नौजवान मैं ही था। ये अपने बारे में बता रहे कि हालात खुशगवार नहीं है, हालात बेचैनी वाले हैं, बेकरारी वाले हैं, जंग के हालात है। और ऐसे हालात में एक बच्चा अपने दिल में अरमान पैदा करता है कि मैं फौज में काम करूंगा, फौजी बनूंगा, कर्नल बनूंगा, और वो बता रहे कि वो कर्नल बनने का जो ख्वाब देख रहा था वो बच्चा मैं ही था। हमें फकत लेफ्टिनेंट बनने का शौक था, चुनांचा हमने फौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। ये कह रहे कि मुझको लेफ्टिनेंट बनना था, लिहाजा इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। उन दिनों अभी वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई थी जिसे आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, यानी किसी का भी सिलेक्शन करना हो तो एक बोर्ड होता है, और वो बोर्ड किसी इंसान का सिलेक्शन, किसी का तकर्रुर करना हो, सिलेक्शन करना हो तो वो बोर्ड के जरिए किया जाता था। ये उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे बोर्ड वगैरह नहीं थे। इंटरव्यू तो खैर उन दिनों भी होते थे, बल्कि एक छोड़ तीन, लेकिन नहायत शरीफाना किस्म के। इनका कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ करते थे। अब इंटरव्यू जो होते थे वो बहुत ही निहायत मुहज़्ज़ब तरीके से होते थे और तीन इंटरव्यू लिए जाते थे। एक इंटरव्यू में नहीं बल्कि तीन अलग अलग जगहों पर बुलाकर इंटरव्यू लिया जाता था, और इंटरव्यू लेने के बाद ही फैसला किया जाता था कि इसका तकर्रुर करना है या इसका तकर्रुर नहीं करना है। तो बहुत शरीफाना अंदाज में एक बुजुर्ग सा जर्नल, कुछ नीम बुजुर्ग से ब्रिगेडियर और कर्नल बैठे होते थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बिठा दिया जाता था और फिर उससे निहायत बेजरर से सवाल पूछे जाते थे। अब बेजरर, अब लफ्ज आया जरर, लफ्ज जरर आया, जरर। अब जरर के माने होते हैं तकलीफ वाला, लेकिन यहाँ लफ्ज आया बेजरर, यानी बेतकलीफ, बगैर तकलीफ देने वाले सवालात पूछे जाते थे। ऐसे सवालात पूछे जाते थे कि जवाब देने वाले को कोई तकलीफ न हो, जहनी तकलीफ न हो।
तो ऐसे सवाल उस वक्त पूछे जाते थे। इंटरव्यू लेने के लिए 2-2, 3-3 लोग ऐसे बैठे रहते थे और सामने उम्मीदवार को जिसने एप्लीकेशन दिया है उसे बिठाया जाता था। पहला सवाल अक्सर यही पूछा जाता था, आपका नाम क्या है, तालीम कहाँ तक है, यानी कितने आपने तालीम हासिल की और आपका नाम क्या है, ये पूछा जाता था। फौज में कोई रिश्तेदार है वगैरह वगैरह, यानी जनरल सवाल पूछे जाते थे कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, आपका मुकम्मल नाम क्या है और आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला इससे पहले फौज में काम कर रहा था या कर रहा है। चुनांचे हमारे 2 इंटरव्यू जहलम और पिंडी में हुए और हम कामयाब रहे। मुसन्निफ ने 2 इंटरव्यू दिए और दोनों इंटरव्यू में अल्लाह का एहसान करम फजल के वो क्या हो गए, कामरान हो गए, कामयाब हो गए। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला कि फला तारीख को शिमला हाजिर हो जाओ। ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा न रही, यानी 3 इंटरव्यू हुआ करते थे तो इनके 2 इंटरव्यू हो गए और दोनों इंटरव्यू में वो कामयाब हो गए। अब तीसरे इंटरव्यू के लिए उनको शिमला बुलाया गया, कश्मीर बुलाया गया। चुनांचा हम एक नीम लिफ्टनी के आलम में शिमला रवाना हुए। अब यहाँ लफ्ज है आलम। अब आलम के माने जहां ये लफ्ज आता है तो उस जुमले के एतबार से उसके माने लिए जाते हैं। यहाँ आलम के माने कैफियत, हालत, सिचुएशन, और दिगर यहाँ जब आलम लफ्ज आता है तो आलम के माने होते हैं जहां दुनिया के एतबार से इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ आएगा नीम आलम मतलब कैफियत और हालत, सिचुएशन कहा जाता है। तो जब तीसरे इंटरव्यू को उनको बुलाया गया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और अपने आप को आधा लेफ्टिनेंट समझने लगे। और जब इंटरव्यू चुनांचा हम एक नीम लिफ्टनी के आलम में शिमला रवाना हुए और जब इंटरव्यू हो चुका तो शिमले से घर पहुंचे और लिफ्टनी के हुक्म का बेचैनी से इंतजार करने लगे। इंटरव्यू हो चुका था और इंटरव्यू होने का तो अपने मकाम पर आए और पोस्ट ऑफिस से आने वाले लेटर का इंतजार करने लगे। इधर चंद उजलत पसंद। अब उजलत पसंद कहते हैं जल्दबाज, किसी भी चीज में जल्दी मचाने वाले, उजलत, जल्दबाज, जल्दी करने वाले, उजलत करने वाले। जब इन्होंने तीसरा भी इंटरव्यू दे दिया तो उनके इलाके के कुछ जल्दबाज लोगों ने, यानी हर चीज में जल्दबाजी बताने वाले, आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं, पसंद बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने लेफ्टिनेंट के एजाज में पेशगी दावतें देना शुरू कर दी, यानी उनको मुबारकबाद देना शुरू की और मुबारकबाद में उन्हें दावतें दी और दावत को उन्हें घर पे बुलाने लगे, जिन्हें हम वाजिबी बरखुरदारी मगर अफसराना वकार के साथ कबूल करते रहे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार लेकर आया और दूर ही से बोला, लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट मुबारक हो। एक वक्त वो आ गया कि डाकिया आया, डाक लेकर आया, खत लेकर आया और खत लेकर आने के बाद उन्होंने से दूर से ही आवाज दी और कहा कि लेफ्टिनेंट साहब, आपको लेफ्टिनेंट मुबारक हो, आप लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। लेकिन तार पढ़ा तो फकत इतना लिखा था, तुम्हें OTS महू में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया है। यानी पहली इंटरव्यू हुई उसमें कामयाब हुए, दूसरी इंटरव्यू भी उसमें भी कामयाब हुए, तीसरी इंटरव्यू भी उसमें इंटरव्यू हुआ उसमें भी कामयाब हुए। इंटरव्यू हुई नहीं बल्कि इंटरव्यू हुआ। तो पहला इंटरव्यू हुआ उसमें कामयाब हुए, दूसरा इंटरव्यू हुआ उसमें भी कामयाब हुए, तीसरा इंटरव्यू में कामयाब होने के बाद फिर एक खत भेजा गया और कहा गया कि आपको महू में तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने से पहले उस फील्ड की तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब डॉक्टर का कोर्स पूरा हो जाता है, डिग्री मिलती नहीं बल्कि सिर्फ कोर्स पूरा हो जाता है तो उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। अलग अलग शोबों का यही मामला है। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पहले उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि उस शोबे में जाने के बाद तो उस शोबे में कामयाब भी रहे और सही ढंग और अंदाज से वो काम भी कर ले। तो इनके भी 3 इंटरव्यू होने के बाद उन्हें भी महू में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। 8 अगस्त 1940 को हाजिर हो जाओ, ये पहला खत था जिस खत में लिखा गया था कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर चुके हैं आप, अब आइंदा आपका तकर्रुर होना बाकी है, लिहाजा आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आप जब कामयाब हो जाएंगे तब आपको ओहदा दिया जाएगा, आपको ओहदे पर सरफराज किया जाएगा। अजीज तुलबा तालिबात, इसके बाद वाला इंशाल्लाह, इसके बाद का जो ये है कि सबक है आगे की, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।